पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना। और यूरोप में राष्ट्रवाद का आधा चैप्टर हमने पढ़ लिया था, है ना। तो इसके बाद आगे जो हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से जुलाई क्रांति, मैंने आपको बताया था फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी ना 1879 में, उसके बाद से यूरोप में है वो एक तरीके की हलचल शुरू हो गई थी राष्ट्र राज्यों की, ठीक है ना। तो उसी क्रम में जुलाई 1830 में जो उदार क्रांति है, एक क्रांतिकारियों का जो संगठन है जिसने गुरुओं को उखाड़ फेंका था, कब की बात है ये, 1830 की। हमने पढ़ा था 1830 के अंदर जो बुर्वो राजवंश था उसको उखाड़ फेंका था, ठीक है। तो इस प्रकार से लुई फिलिप को मुखिया बना करके संवैधानिक राजतंत्र है वो स्थापित कर दिया गया था। किसको बनाया गया, तो आपका उत्तर रहेगा लुई फिलिप। लुई फिलिप है उसको इसका मुखिया बना दिया गया था और इस प्रकार से वहां पे संवैधानिक राजतंत्र है वो स्थापित कर दिया गया। संवैधानिक राजतंत्र, लोकतंत्र नहीं, क्या बनाया, संवैधानिक राजतंत्र बनाया गया था। अब संवैधानिक लोकतंत्र अलग होता है, राजतंत्र तो राजा तो बना ही बना ना, लेकिन संविधान के या नियमों के अनुसार है वो बनाया गया था, जनता की भागीदारी उसमें कर दी गई थी। 4 अक्टूबर को बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो जाता है। ये तारीख आपको याद रखनी है कि बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड या नीदरलैंड से जो बेल्जियम है वो अलग कब हुआ, तो हाँ लिखो, बेल्जियम नीदरलैंड से अलग हुआ। किससे अलग हुआ, नीदरलैंड से। याद रहेगा ये, यूनाइटेड किंगडम नीदरलैंड है, इससे है वो बेल्जियम अलग हो जाता है 4 अक्टूबर को। तो याद रहेगी ये भी, 4 अक्टूबर को बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम से अलग हो गया। एक चीज और देखनी है कि भूख और कठिनाई, यानी ऐसे ऐसे सिस्टम थे वहां पे कि उस टाइम ज्यादातर भूखमरी थी लोगों में, ज्यादा बेकारी थी, बेरोजगारी थी। किस कारण से थी, क्योंकि हमने पढ़ा था इस टाइम में औद्योगिक क्रांति हो गई थी। क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई और औद्योगिक क्रांति के कारण से क्या हो रहा था, लोग हैं वो ज्यादा बेरोजगार हो रहे थे और लोग बेरोजगार होने से शहरों में जनसंख्या वो धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, शहर बड़े होने लगे थे, तो लोगों की आवास की समस्या वो भी ज्यादा हो गई थी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो जन विद्रोह है वो 1830 को एक क्रांति काल के रूप में है वो जाना जाता है। 1830 को जो हमने क्रांति काल बोला, क्यों बोला, क्योंकि इस टाइम तक लोगों को बेरोजगारी और भूखमरी की समस्या है वो ज्यादा आ गई थी। जनसंख्या औद्योगिक क्रांति के कारण से ज्यादा बेरोजगार हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि किसान विद्रोह हुआ था 1848 में। फरवरी क्रांति नाम लिया ना, किसान विद्रोह, क्या नाम लिखेंगे हम, किसान विद्रोह। तो ये 1848 में। हमने नाम और क्या लिया इसका, फरवरी क्रांति। क्या नाम लिया, फरवरी क्रांति। हाँ, तो ये किसान विद्रोह है वो भी यहाँ पे होता है 1848 के अंदर। और लुई फिलिप पेरिस से भाग गए थे। होता क्या है इसके अंदर, देखिए लुई फिलिप है वो छोड़ करके भाग जाते हैं। लुई फिलिप पेरिस छोड़ के भाग गए, पेरिस से भाग गए थे। यानी फरवरी क्रांति का जो प्रभाव रहा वो ये रहा कि लुई फिलिप है वो शासन छोड़ करके और भाग जाते हैं। और वहां पे क्या होता है, देखिए 21 वर्ष वोट का अधिकार है वो, लोगों को वोट का अधिकार दे दिया जाता है। और उम्र क्या रखी जाती है, 21 वर्ष से अधिक जो लोग हैं उनको वोट का अधिकार है वो दे दिया जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक काम के अधिकार की गारंटी दी गई। क्या दिया गया, काम का अधिकार। और काम के अधिकार की गारंटी क्या होती है बताओ, जैसे हमारे यहाँ होता है ना नरेगा जो चल रही थी देश के अंदर है, जो मनरेगा चलती है ना भारत में, उसमें भी क्या है, काम के अधिकार की गारंटी है। यानी सरकार है वो लोगों को काम देगी और उस काम के बदले उनको पारिश्रमिक है वो
देगी, ये होती है काम की गारंटी। तो ऐसा वहां पे भी किया गया था। एक होता है बुनकर विद्रोह। क्या होता है बुनकर विद्रोह? कब? 1845 में। तो ये याद रखिएगा, बुनकर विद्रोह 1845 में। सिलेसिया विद्रोह यानी बुनकरों जो ठेकेदारों ने उनके विरुद्ध में किया था। तो ये याद रखना आपको, ठेकेदारों के विरुद्ध बुनकरों का विद्रोह। क्या लिखेंगे इसको? बुनकर विद्रोह। बुनकर विद्रोह किसके विरुद्ध में हुआ था? ठेकेदारों के विरुद्ध में। जो इनके ठेकेदार थे ना, उनके विरुद्ध में हुआ था। किस लिए हुआ? कि पारिश्रमिक हमें मिलना चाहिए, पूरा पारिश्रमिक हमें मिलना चाहिए, हमें पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए। इस करके यहाँ पे एक विद्रोह होता है, उसको बोला जाता है बुनकर विद्रोह 1845 में। ठीक है। और 4 जून 1845 में भीड़ ने ठेकेदारों, अब जो भीड़ इकट्ठी हो रही थी किसके विरुद्ध हो रही थी? ठेकेदारों के विरुद्ध। तो 4 जून 1845 में भीड़ पर हमला है, वो जो भीड़ थी उसने हमला कर दिया और सरकारी संपत्ति को नष्ट कर दिया, और पुलिस ने 11 बुनकरों को मार दिया। तारीख याद रख लेना, 4 जून 1845। 4 जून 1845। होता क्या है, ये जो श्रमिक थे ना, ये ठेकेदारों के विरुद्ध में ये आंदोलन करते हैं, विद्रोह कर देते हैं और सरकारी संपत्ति को नष्ट करते हैं, इनकी संपत्ति छीनने की कोशिश करते हैं ठेकेदारों की। पुलिस है वो हमला कर देती है, और पुलिस के हमले में 11 बुनकर हैं वो मार दिए जाते हैं, 11 बुनकरों की मौत हो जाती है। 1848 में उदारवादियों की क्रांति होती है, यानी इटली, जर्मनी, पोलैंड ने राष्ट्र निर्माण से संबंधित। इसके बाद फ्रैंकफर्ट संधि होती है 18 मई 1848 को। याद रहेगी संधि, 18 मई 1800 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट संधि होती है। संधि का नाम याद रख लेना, फ्रैंकफर्ट संधि है वो। 1848 में होती है। और मध्यम वर्ग, व्यापारी, समृद्ध कारीगर, लगभग 831 निर्वाचित प्रतिनिधि वो जर्मनी में इकट्ठे होते हैं। कितने लोग इकट्ठे हुए? तो ये भी प्रश्न अगर पूछा जाए आपसे, तो इस संधि के तहत 831 लोग है वो इकट्ठे होते हैं, जिनमें श्रमिक भी है और भी है, ये सारे लोग हैं तो इकट्ठे होते हैं। और निर्वाचित प्रतिनिधि जर्मनी में फ्रैंकफर्ट शहर में सेंट पॉल के थर्ड में एकत्रित होते हैं, जगह का नाम है ये। और किसान व श्रमिकों का जो इसमें सहयोग है वो नहीं रहता है। इसके बाद आता है महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों का मुद्दा भी यहाँ पे उठाया जाता है। और याद रखना, एक बहुत सुंदर प्रश्न बनेगा, यहाँ पे एक महिला कार्यकर्ता है लुइजे ऑटो पीटर्स। याद रहेगा ना, लुइजे ऑटो पीटर्स, महिला का नाम याद रखना, लुइजे ऑटो पीटर्स। ये महिला क्या करती है? ये महिला नागरिक अधिकारों की बात करती है और ये एक पत्रिका निकालती है। महिलाओं के लिए क्या करती है? एक पत्रिका निकालती है और महिला अधिकारों की बात करती है। लुइज ऑटो पीटर्स महिला पत्रकारिता का काम करती है ये। और ये एक संघ बनाती है। कौन सा संघ बनाती है? नारीवादी संघ। कौन सा संघ बनाया? नारीवादी संघ बनाया। किसने बनाया? लुइजे ऑटो पीटर्स ने। लुइजे ऑटो पीटर्स ने एक नारीवादी संघ है वो बनाया। फिर भी ये देखिए, इतना बड़ा काम कर लिया, लेकिन ये कह रही है कि महिलाओं को अधिकार देने की जब बात आ रही थी तो वह महिलाओं को अधिकार नहीं दिया। और केवल क्या मिला उस टाइम कि ये जो संसद की गैलरी है ना, उसमें जो आगंतुक होते हैं, तो आगंतुकों की तरह, किनकी तरह? आगंतुकों की तरह, तुकों की तरह केवल संसद में ये खड़े हो सकती थी। संसद में जो गैलरी होती है ना, दर्शक दीर्घा, उसमें खड़ी हो सकती थी। तो दर्शक दीर्घा में ये खड़ी हो सकती थी। याद रख लेना, ये दर्शक दीर्घा में ही ये खड़े होने का अधिकार इनको मिला था, वोट करने का अधिकार इनको नहीं मिला था। तो ये महिला कौन थी? ये थी
हाँ, आगंतुकों लुइजे ऑटो पीटर्स नाम की जो महिला थी वो, तो ये आगंतुकों की तरह ही खड़े होने की परमिशन लेकर के आई, खाली इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकी। हम पढ़ेंगे आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों में जर्मनी का एकीकरण। क्या पढ़ेंगे हम? जर्मनी का एकीकरण। तो सबसे पहले देखिए 1800 के दशक में जर्मनी के मध्यम वर्ग में राष्ट्रवादी भावनाएं हैं वो विकसित होने लगी थी। 1800 में हमने पढ़ा ना, 1879 वाली फ्रांस की क्रांति वाली, उससे पहले ही। और 1848 में फ्रैंकफर्ट शहर फ्रैंकफर्ट शहर में संसद का गठन है वो संविधान का जो एक मसौदा है वो तैयार करती है। 1848 में फ्रैंकफर्ट शहर की जो बात करे थे हमें, वहां पे एक संविधान का मसौदा तैयार किया जाता है और इसका जो शिल्पकार था वो था बिस्मार्क। याद रख लेना, हमने पढ़ना है जर्मनी में बिस्मार्क का योगदान। क्या पढ़ेंगे हम? जर्मनी में बिस्मार्क का योगदान। अब ये बिस्मार्क क्या करेगा? जर्मनी के एकीकरण में अपना योगदान अदा करेगा। और जर्मनी के एकीकरण में ये बता रहा है कि एक संसद का गठन है वो इन्होंने कर लिया था। और इसका वास्तुकार किसको माना गया? बिस्मार्क को माना गया। पर्सा की सेना और नौकरशाही की मदद से ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस के साथ जो युद्ध लड़े गए थे, जर्मनी भी वहां एकीकृत होने लग गया था। और 1871 में पर्सा के राजा विलियम फर्स्ट को जर्मन सम्राट है वो घोषित कर दिया जाता है। याद रखना, 1871 में पर्सा के राजा विलियम फर्स्ट को, तब 1871 में किसको बनाया गया? विलियम फर्स्ट को, जो कि पर्सा का शासक था। पर्सा का शासक था। कौन था पर्सा का शासक? विलियम फर्स्ट। उसको जर्मनी का है वो शासक बना दिया जाता है, सम्राट बना दिया जाता है। और 18 जनवरी 1871 में घोषणा का समारोह में वर्साई हाल के, अब वो जो वर्साई का एक हाल है उसका नाम है हॉल ऑफ मिरर्स। क्या नाम है? हॉल ऑफ मिरर्स। यहाँ पे इनकी एक बैठक है वो होती है और इस प्रकार से जो सम्राट विलियम फर्स्ट है उसको घोषित कर दिया जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं इटली में भी एकीकरण हुआ था। पहले हमने जर्मनी का देखा, उसके बाद इटली का एकीकरण है वो इटली कई राज्यों में बिखरा हुआ था। इटली भी जर्मनी की तरह क्या था? कई राज्यों में बिखरा हुआ था। कितने राज्य थे इटली के? लगभग लगभग इस टाइम जो बिखरे हुए थे वो 7 राज्यों में। इटली कितने राज्यों में था? तो आपको याद रखना है, इटली 7 राज्यों में विभक्त था। इटली 7 राज्यों में बिखरा हुआ था। सार्डिनिया पीटमांड के राज घराने का अधिकार था। पूछ सकता है सार्डिनिया और पीटमांड पर किसका अधिकार था? तो राज घराने का अधिकार था। तो कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पोप का अधिकार था और कुछ ऐसे राज्य थे जहां पे बुर्बो राजवंश का अधिकार है था। तो ये अलग अलग लोगों का अलग अलग शासन था। और अब बात करेंगे हम कि इटली के एकीकरण में किसका योगदान रहा। तो आपको याद रखना है मैक्सिनी का। किसका योगदान रहा? हाँ, इटली में मैक्सिनी का, इटली एकीकरण में मैक्सिनी का योगदान रहता है। ये मैक्सिनी है ना, वो अपनी एक संगठन बनाता है, एक सेना बनाता है और फिर मैक्सिनी कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मैक्सिनी ने गुप्त समाज यानी यंग इटली की स्थापना की थी। यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की स्थापना, तो यंग इटली की स्थापना करने वाला कौन था? यही व्यक्ति था। यंग इटली की स्थापना करता है और इस प्रकार से एक चीज मैटरनिक में लिखा था, एक कहावत आपको लिखनी है, याद रखनी है। हमारी सामाजिक व्यवस्था का खतरनाक दुश्मन, मैटरनिक ने किसको कहा? हमारी सामाजिक व्यवस्था का खतरनाक दुश्मन, हमारी सामाजिक व्यवस्था का खतरनाक दुश्मन मैटरनिक ने कहा था। किसको? मैक्सिनी को। मैक्सिनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का खतरनाक दुश्मन कहा था मैटरनिक ने। ये कहावत याद रख लेना। इसके बाद हम देखेंगे काउंट कैविलो, ये काबुल सार्डिनिया और पीटमांड के प्रधानमंत्री थे उस टाइम।
गैरिबाल्डी है वो इटली के जनरल थे, ये भी आपको याद रखना है, जो भी एक गणतंत्रवादी थे। और ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी संसद ने 1688 में राजशाही सत्ता छीन ली थी, और इंग्लैंड का राष्ट्रगान है वो बनाया गया था। एक जैसे किसी भी राष्ट्र का गान होता है ना, ऐसे ही राष्ट्रगान यहाँ पे बनाया गया। 1801 में आयरलैंड को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। जो आजकल इंग्लैंड है ना, उसके अधीन एक क्षेत्र है वो ले लिया गया था 1801 में। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंग्लैंड ने आयरलैंड को अपने अधिकार में कब लिया? किसको? आयरलैंड को। अगर हम यूरोप के नक्शे में देखते हैं तो इंग्लैंड के पास ही एक क्षेत्र है आयरलैंड का। इंग्लैंड ने आयरलैंड को कब लिया कब्जे में? 1801 में। 1801 में ये जो इंग्लैंड था, अंग्रेजी शासन था, उसने अपने अधीन है वो कर लिया था। बात करते हैं राष्ट्र की कल्पना की हम, तो फ्रांसीसी क्रांति के कलाकारों ने स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में बहुत ही सुंदर छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे ध्यान देने वाले, प्रतीक के रूप में लाल टोपी क्या चुनी थी उन्होंने? लाल टोपी और एक टूटी हुई चैन। ध्यान रखना, इन्होंने लाल टोपी लिया था और एक टूटी चैन ली थी। टूटी चैन क्या प्रतीक है? आजादी का, स्वतंत्रता का। तो टूटी हुई चैन का इन्होंने प्रतीक है वो बनाया था, जो न्याय का प्रतीक। अब इन्होंने न्याय के प्रतीक के रूप में देखिए क्या होता है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि न्याय का प्रतीक क्या बनाया? बताओ भाई। न्याय का प्रतीक एक महिला है जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है ना? अपने यहाँ भी देखे हुए अपने तराजू लिए हुए, और एक महिला का चित्र है वो बनाया गया था जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। भारत के संविधान में भी है, भारत के भी भूलेंगे ना न्यायपालिका में, तो इसी प्रकार का एक चित्र है वो उन्होंने बनाया था। आंखों पे पट्टी, हाथ में तराजू लिए हुए महिला मैरी ऑन की तस्वीर है वो राष्ट्र के प्रतीक के रूप में। अब जो महिला बनाई ना, उसका नाम था मैरी ऑन। आपको ये प्रश्न याद रखना है कि किस प्रकार से उन्होंने एक मैरी ऑन नाम की महिला की तस्वीर है वो बनाई थी। लेकिन याद रख लेना, ये वास्तव में कोई महिला नहीं थी, ये कोई वास्तव में महिला नहीं थी। और होता क्या है, इसको प्रतीक के रूप में माना, इन्होंने सिक्कों पे लगाया और टिकटों पे लगाया। जो डाक टिकटें आती ना, उन टिकटों पे इसका जो प्रतीक के रूप में काम में लिया गया। मैरी ओन फ्रांस की एक महिला का नाम, वास्तव में महिला नहीं थी ये कोई। हमने बताया ना अभी आपको कि ये एक खाली चित्र है, जो कोई वास्तव में महिला नहीं थी। जर्मेनिया नाम वास्तव में एक महिला थी, एक जर्मेनिया नाम की मूर्ति भी बनी, वो वास्तव में एक महिला थी। और जर्मन राष्ट्र का मानवीकृत रूप मुद्राओं में चित्रित है वो किया गया। तो दो महिलाएं थी, एक तो मोरियन, ध्यान रखना, और एक जर्मेनिया। तो जर्मेनिया तो क्या है? एक वास्तविक औरत है, जबकि जो मेरियन है वो एक वास्तविक औरत नहीं है, एक कल्पना मात्र दिखाई गई थी जिसको हमने प्रतीक के रूप में लिया था। इसके बाद प्रतीक चिन्ह बताऊंगा मैं आपको जो महत्वपूर्ण है, याद रखना, एक एक करके लिख लेना, नोट कर लेना इनको। सबसे पहले उगता सूरज। बताओ, हम भी देखते हैं ना उगता सूरज। उगता सूरज होता है, कह रहे जब सूरज उदय होता है तो किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है बताओ? नए युग का। किसका प्रतीक है? नए युग का। लिख लेंगे ये चीज। उगता सूरज किसका प्रतीक है? नए युग का प्रतीक है। और तलवार, तलवार किसका प्रतीक है? लड़ने के लिए तत्पर। हम बोलते हैं ना कि तलवार हाथ में लिए, इसका मतलब लड़ने को तैयार है। बलूत के पत्तों का मुकुट, बलूत के पत्तों का मुकुट लगाया हुआ था, ये वीरता का प्रतीक था। बाज के साथ ब्रेस्ट प्लेट, ये याद रख लेना, बाज के साथ है ब्रेस्ट प्लेट। जनमन राज्य की ताकत, क्या लिखूंगा? बाज के साथ ब्रेस्ट
प्लेट किसका प्रतीक थी? जर्मन राज्य की शक्ति का प्रतीक थी ना, ये चीज है। जर्मन राज्य की जो ताकत है ना, उसका प्रतीक थी। तलवार के चारों ओर जैतून की शाखा, तलवार के चारों ओर जैतून ऐसे, जो कि यूएनओ के है ना निशान में, उसी प्रकार के जैतून की शाखा, ये शांति की इच्छा है। जैतून की पत्तियां शांति का प्रतीक है, ध्यान रखना। जैतून नाम आ जाए, यूएनओ में भी है। जैतून की पत्तियां किसका प्रतीक थी? शांति का। तो ये शांति के प्रतीक के रूप में है वो लगाया गया था। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, तिरंगे का रंग देखो कैसा कैसा है, काला, लाल और सुनहरा रंग है। ये उदारवादियों का झंडा था। प्रश्न आपसे पूछे, उदारवादियों के झंडे का रंग कैसा था? कि झंडे का रंग बोलो कैसा था? लाल, काला और सुनहरा। क्या लिखूं? लाल, सुनहरा और काला, याद रख लेना। काला, लाल, सुनहरा उदारवादियों के झंडे का रंग था। टूटी बेड़ियां मैंने पहले ही बताया था, चैन टूटी हुई है, वो किसका प्रतीक थी? स्वतंत्रता का, आजादी का प्रतीक थी। और लाल टोपी भी स्वाधीनता का प्रतीक थी। इसके बाद हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है बाल्कन जो में राष्ट्रवादी जो तनाव था, वह 1871 में बाद यूरोप में सबसे गंभीर तनाव था। कौन सा तनाव? बाल्कन तनाव, ये लिख लेना। बाल्कन तनाव यूरोप का 1871 का सर्वाधिक जो तनाव वाला एरिया था ना, सबसे ज्यादा वो था ये। हाँ, यहाँ के निवासियों को क्या कहते थे? तो लिख लो, निवासियों को स्लाव कहते थे। क्या नाम दिया गया यहाँ के निवासियों को? स्लाव। तो यहाँ के निवासियों को स्लाव कहते थे। ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र राष्ट्रवादी व समाजवादी यूरोप में तनाव था, और यह तनाव इतना अधिक बढ़ गया कि इसका अंतिम रूप हम किस रूप में देख सकते हैं? तो इसका अंतिम रूप हम देख सकते हैं 1914 में। इसका गंभीर रूप हमारे सामने आया। बताओ कैसे आया रे? 1914 में क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर हुआ था, पहला विश्व युद्ध। पहला विश्व युद्ध किस घटना का अंजाम है ये जो बाल्कन तनाव हुआ था ना 1871 में जो चला था, उसका धीरे धीरे विस्तृत रूप है वो आते आते ये इस रूप में आ गया था। 1914 का जो युद्ध है वो पूरे विश्व को देखना पड़ा था। तो ये था यूरोप में राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद से संबंधित जितनी भी धारणाएं थी।